तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 26 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सांगू हिडन घोस्ट को हरा देता है और साथ में वहां पर बाकी के सभी वॉरियर्स होते हैं वो सभी भी हार जाते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि जब उसके दादाजी को ये बात पता चलती है कि वहां पर सांगू ने अकेले बहुत सारे ब्लड किंग ग्रुप के लोगों को हरा दिया है, तो ये बात सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि मुझे दोबारा बताओ माँ बाप तुमने यहाँ पर क्या कहा। मास्टर माँ बाप से कहता है कि सर मैंने यहाँ पर ये कहा कि उसने हिडन घोस्ट जो कि 10 ब्लड किंग्स में से था उसको हरा दिया और साथ में वहां पर उसके कुछ साथी भी थे, उनसे अकेले उसने फाइट की है। तो वो वहां पर काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं और कहता है कि मैं इस लड़के का क्या करूं। ये लड़का यहाँ पर अपने स्किल्स को डिस्प्ले करने से बिल्कुल बाज नहीं आ रहा। आखिर ये लड़का यहाँ पर करना क्या चाहता है। यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के लोगों ने इसे अपना गार्ड तो बना लिया, लेकिन अब भी यहाँ पर वो बिल्कुल अपने बाप की तरह गोजिन की तरह ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका बिहेवियर काफी ज्यादा स्ट्रेंज लगता है। इसके साथ ही ग्रैंडपा उससे पूछता है कि माँ बाप तुम्हें उसके लड़के के अंदर कुछ अजीब दिखाई दिया। तो माँ बाप कहते हैं कि हाँ सर मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब तो लगता है। मुझे लगता है कि इस लड़के की बॉडी के अंदर बहुत सारी मर्डरस एनर्जी है। मैं उसकी मर्डरस एनर्जी को पहले भी देख चुका हूं और मुझे लगता है कि यही मर्डरस एनर्जी उसे काफी ज्यादा पावरफुल बनाती है। लेकिन जब वो अपनी मर्डरस एनर्जी को रिलीज करता है ऐसा लगता है जैसे कि हजारों साल पुरानी एनर्जी, जैसे कि उसके पास ये पावर अभी की नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा पहले की है। तो ग्रैंडपा कहता है कि आखिर उसके पास ये एनर्जी आई कहां से होगी और उसकी मार्शल आर्ट्स की जो टेक्निक्स हैं वो भी काफी ज्यादा वियर्ड हैं। तो मास्टर माँ बाप कहते हैं कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि हम लोग यहाँ पर जिन स्किल्स के बारे में जानते हैं उसके पास जो स्किल्स है वो वैसे स्किल्स बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि यंग मास्टर की बॉडी के अंदर जो मर्डरस एनर्जी है, जो किलिंग इंटेंट है, वो उसे अंदर से टॉर्चर कर रही है, जिसकी वजह से वो वहां पर से उसे बाहर निकालना ही होगा। चाहे जो भी हो, जहां हमें यंग मास्टर की बॉडी के अंदर से किलिंग इंटेंट को बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए मुझे लगता है कि आपको उसे अपनी फैमिली की जो स्पेशल मार्शल आर्ट्स हैं वो सिखानी पड़ेंगी। तो ग्रैंडपा उसे घूर कर देखना शुरू कर देते हैं। तो माँ बाप कहता है कि सॉरी सर। इसी के साथ ही ग्रैंडपा उसे कहते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर तुम क्या चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं उसे यहाँ पर अपनी विंड एंड थंडर की स्वॉर्ड पकड़ा दूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो भी यहाँ पर एक किलर बन जाए। मैं उसे एक किलर तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहूंगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मोवेंग पैलेस का दिखाया जाता है। तो मोवेंग पैलेस में दिखाते हैं कि लेडी गू जो होती है अपने रूम में लेटी होती है और इसी के साथ ही वहां मोरियोंग पैलेस का मास्टर उसके पास वहां पर उसके रूम में आता है। जब वो वहां पर आता है तो इसी के साथ ही लेडी गू अपने लोगों से कहती है, अपने नौकरों से कहती है सभी लोग बाहर चले जाओ। और उसके नौकर जो होते हैं वहां पर से बाहर चले जाते हैं। उन सभी के वहां पर से चले जाने के बाद वो आगे बढ़ती है, जाकर मोरियोंग पैलेस के मास्टर के चेहरे पर हाथ फेरना शुरू कर देती है और उसे कहती है लगता है कि तुम बहुत ज्यादा बोर हो गए, इसी वजह से तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए चले आए हो। तो मोरियोंग मास्टर उसे कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर अपने बेटे को देखने के लिए आया हूँ। तो इसी के साथ ही वो औरत जो होती है वो काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है नहीं तुम अपने बेटे से नहीं मिल सकते, तुम इस वक्त बेटा बिन से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा है और उसकी ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई। तो वो उसे कहता है लेकिन मैं उसका फादर हूँ, मैं यहाँ पर अपने बेटे से क्यों नहीं मिल सकता। मैं अपने बेटे को मिलना चाहता हूँ क्योंकि जब से वो पैदा हुआ है तब से सिर्फ और सिर्फ उस वक्त मैंने जब पैदा हुआ था उस वक्त उसे देखा था, उसके बाद से तुमने कभी मुझे मेरे बेटे से मिलने नहीं दिया और आज वो 20 साल का हो चुका है। तो लेडी गू से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो काफी अच्छे से ग्रो अप हो रहा है और उसे अपने फादर की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी के साथ ही मोरियोंग मास्टर से कहता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। मैं उसका बाप हूँ, कम से कम मुझे एक बार उसे देखने तो दो, मेरा बेटा इस वक्त कैसा दिखाई देता है, कितना बड़ा हो चुका है, 20 साल में वो कितना बदल गया है। तो ये बात सुनते ही लेडी कुछ लाकर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें पता भी है कि मैंने डेथ किंग को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा था। मैंने डेथ किंग को तुम्हारे लिए छोड़ा क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, इसी वजह से मैंने डेथ किंग को छोड़ दिया था और उसके बाद तुमसे शादी कर लिया। अब चुपचाप यहाँ पर हमारे बेटे के लिए सारा काम करो। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर उसके लिए ग्राउंड वर्क्स रेडी करो, यानी कि जब मेरा बेटा यहाँ पर वापस आए तो उसे मोवेंग पैलेस का नया मास्टर बनना चाहिए। तो इस बात में बहुत ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि तुम्हारा बेटा वापस आती यहाँ पर पैलेस का मास्टर बन जाएगा। बेचारा मोरियोंग जो होता है इस कमीनी औरत के सामने ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता और वहीं पर खामोश हो जाता है। तो इसी के साथ ही लेडी गू से कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम्हारे लोगों ने यहाँ पर गोस्ट हैंड को ढूंढ लिया। तो वो कहता है कि नहीं अभी तक हम उसे नहीं ढूंढ पाए, बहुत ही जल्दी हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। तो लेडी गू गुस्से के साथ से कहते हैं कि तुम लोग तो बिल्कुल बेकार हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ एक कमीनी कुतिया को नहीं ढूंढ पा रहे, उस लड़की को ढूंढना क्या इतना मुश्किल है। तो जहाँ पर से दफा हो जाओ और दोबारा यहाँ पर मुझसे इस तरह से मिलने के लिए मत आना। और इसी के साथ ही वो वहां पर से चला जाता है, जबकि लेडी गू वहां पर सोच रही होती है बेटे बहुत ही जल्दी वापस आओगे, तो तुम्हारे लिए यहाँ पर तुम्हारी मॉम ने सब कुछ रेडी कर रखा है, ये सब कुछ तुम्हारा है जो भी यहाँ पर है। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है माजी की पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर माजी का बड़ा बेटा जो होता है वो वहां पर वॉरियर्स के सामने खड़ा होता है। तो उनके अपनी फैमिली के एल्डर्स जो होते हैं वो उसका टेस्ट ले रहे होते हैं, जहाँ पर दूसरी तरफ से बहुत सारे वॉरियर्स की टुकड़ियां होती हैं। तकरीबन वहां पर 200 लोग होते हैं उसके सामने और वो अकेला उनके सामने खड़ा होता है। वो सभी लोग मास्क और कवच पहनकर खड़े होते हैं। जैसे वहां पर फाइटिंग स्टार्ट करने का कहा जाता है तो सभी लोग एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो माजी का बड़ा बेटा जो होता है वो वहां पर उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो अपनी तलवार को घुमाकर एक एक करके उन सभी को बुरी तरह से पीट रहा होता है। तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि माजी का बड़ा बेटा माजी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और वो थोड़ी देर में वहां पर जितने गार्ड्स होते हैं उन सभी लोगों को हरा देता है। सभी गार्ड ग्राउंड के ऊपर घिरे पड़े होते हैं और सभी एल्डर्स देखने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं और साथ ही वो कहता है कि हम लोग यहाँ पर इस बात को अप्रूव
करता है कि तुम नए सेक्टर लीडर बनने के लायक हो, और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके छोटे भाई बहन भी वहां पर आ जाते हैं और उसे कंग्रेचुलेट करते हैं कि ब्रदर तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, अब जबकि तुम यहाँ पर नए सेक्टर लीडर बनने वाले हो। तो वो कहता है कि हाँ ये बात तो मुझे पहले से पता थी कि मैं यहाँ पर ये कर लूंगा, जबकि मैं यहाँ पर नया लीडर बनने वाला हूँ, तो बहुत ही जल्दी हम लोग अपने फादर के उस मिशन को पूरा करेंगे जो फादर ने मिशन पूरा करने के बारे में बात की थी। वो इस सारे के सारे म्यूजियम को यूनिफाइड करना चाहते थे, सभी सेक्टर्स को एक करना चाहते थे, और अब मैं यहाँ पर अपने फादर की जगह पर ये करने वाला हूँ। तो एल्डर्स उसके पास आते हैं और उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो जो तुम यहाँ पर हमारे नए सेक्टर लीडर सिलेक्ट हुए हो, लेकिन सेक्टर लीडर की गद्दी के ऊपर बैठने के लिए और साथ ही तुम्हें यहाँ पर पब्लिकली अनाउंस करने के लिए उससे पहले तुम्हें यहाँ पर एक काम करना होगा। जियो ब्लिक उन लोगों से कहता है कि हाँ मास्टर क्यों नहीं, जैसा आप कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, और मुझे सेक्टर लीडर बनने से पहले मुझे पता है कि मुझे कौन सा काम करना है। तो वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, अब जबकि तुम यहाँ पर नए सेक्टर लीडर बनना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर पहले अपने फादर के कातिल को ढूंढना होगा और उसका बदला लेना होगा। अगर तुम यहाँ पर उसका बदला नहीं ले पाते तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर इस गद्दी के ऊपर बैठने का अधिकार नहीं है। तो जियो ब्लिक उन लोगों से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर ये करना चाहता हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सक्सेसर बनने के नाते नहीं बल्कि मैं यहाँ पर एक बेटा होने के नाते भी अपने बाप के कातिल को ढूंढूंगा। जब तक उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े नहीं कर लेता तब तक मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आने वाला। और इसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर फिर से सागू का दिखाया जाता है। हमारा सागू जब घर वापस आता है तो ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसे कहता है कि क्या हमारे म्यूजियम अलायंस के ऊपर किसी बारबेरियंस के ग्रुप ने अटैक कर दिया था, तुम्हें देखकर ऐसे लगता है जैसे कि तुम अकेले यहाँ पर म्यूजियम अलायंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी गार्ड हो, फिर भी तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतने सारे स्कार्स और इतनी चोटें क्यों हैं। माँ बाप भी से कहता है कि सर आपकी वजह से मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हूँ, पता नहीं कब आप यहाँ पर चोटों में गिरे हुए घर वापस आ जाते हैं। हालांकि ये सिर्फ और सिर्फ एक काम गार्ड की ड्यूटी है, वहाँ पर गार्ड जो है पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। हम तो मास्टर ग्रैंडपा भी यहाँ पर आपके गार्ड ही थे, लेकिन उन्होंने कभी यहाँ पर इस तरह से जख्मी हालत में वापस नहीं आए। उनसे कहता है कि अगर मैं भी यहाँ पर तुम्हारी तरह घर पर पड़ा रहूंगा तो फिर बताओ कि घर का खर्चा कौन चलाएगा, क्योंकि तुम सभी लोग तो यहाँ पर घर में पड़े रहते हो और माँ बाप तुम्हारी सैलरी कौन देगा। तो वो कहता है कि सर मैं तो यहाँ पर एक सर्वेंट हूँ और मुझे सैलरी नहीं चाहिए होती, मैं यहाँ पर फ्री में काम करता हूँ। तुम्हारा सांगू कहता है और बाकी के सभी चीजों का क्या खाना पीना वो सब कुछ कहाँ से आएगा। तो माँ बाप कहते हैं कि हमारे पास वैसे ही काफी सारे पैसे हमने जो जोड़ कर रखे हुए हैं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सांगू कहता है अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो फिर इस टूटे हुए घर को थोड़ा सा रिपेयर करवा लो, क्योंकि ये काफी ज्यादा बुरा दिखाई देता है। तो इसी के साथ ही ग्रैंडपा से कहते हैं कि आखिर तुम्हें यहाँ पर इस घर से मसला क्या है, क्या तुम्हें ये घर इतना ज्यादा बुरा लगता है। सांगू से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ मुझे अकेले को ऐसा लगता है कि ये घर जो है ये बहुत ज्यादा पुराना है, इसे देखकर लगता है कि ये घर शायद 100 साल पुराना होगा और इसे टूटने वाला है, इसी वजह से मैं इसके बारे में इस तरह की बात कर रहा हूँ। तो ग्रैंडपा की बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि इस घर को 100 साल पहले ही बनाया गया था। ग्रैंडपा से कहते हैं चलो जो भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर दोबारा इस तरह का कोई काम होता है तो तुम यहाँ पर पीछे ही रहना, तुम्हें आगे बढ़कर जाकर फाइट करने की जरूरत नहीं है। तो सांगू कहता है लेकिन जितनी मुझे सैलरी मिलती है और सैलरी के मुताबिक मुझे काम भी तो देना पड़ेगा। तो ग्रैंडपा से कहता है आज यहाँ पर एक गार्ड को सैलरी मिलती है कितनी, और तुम्हारे जैसे कमीने बदतमीज गार्ड को कितनी सैलरी देंगे। तुम्हारा सांगू कहता है कि मुझे 5 नियांग दिए जाते हैं। तो वो कहता है हाँ 5 ही नियांग मिलेंगे, और तुम्हें कितने मिलेंगे, 5 सिल्वर नियांग से ज्यादा वो तुम्हें देंगे भी नहीं। तो सांगू कहता है नहीं 5 गोल्ड नियांग। तो ये बात सुनते ही ग्रैंडपा और साथ में माँ बाप दोनों ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा जब यहाँ पर गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे उनकी भी यहाँ पर सैलरी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 26 का एंड करेंगे, और एपिसोड का एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।